कब आया ये मैसेज? तो अयि भो मित्राणि, अद्य कश्चन महान् व्यतिक्रमः प्रत्यूह शैलाः प्रतिपदं वर्तन्ते व्याख्यानक्रमे। यदि कश्चन विषयः अत्र रिकार्ड नाभूत्, तस्य दृश्यरूपेण अभिलेखीकरणं न अभूत्, तर्हि श्वः पुनः अयं जनः सूचनीयः टिप्पणीरूपेण। तेन तेषां विषयाणाम् अंशानां पुनः प्रत्याख्यानम् अस्माभिः क्रियते। तो मैं ये कह रहा था कि कल्प के आरंभ से लेके और फिर कुछ टाइम लगा ब्रह्मा जी को सभी भौतिक पदार्थों की सृष्टि में। और कितना टाइम लगा इसको सूर्य सिद्धांतकार कहते हैं। हाँ, वो ऑन ही रहता है। सूर्य सिद्धांतकार कहते हैं, ग्रहर्क्ष देव दैत्यादि सृजतोस्य चराचरम कृताद्रिवेदा दिव्याब्दाः शतघ्ना वेधसो गताः। कि क्या वो कुछ फिर संकेत कर रहा है क्या कि ग्रहर्क्ष, अब हम पंक्ति ही सीधे ले लेते हैं। देखिए, कहते हैं कि ग्रहर्क्ष देव दैत्यादि सृजतोस्य चराचरम कृताद्रिवेदाः दिव्याब्दाः शतघ्ना वेधसो गताः। तो टीकाकार कह रहे हैं कि ग्रह ऋक्षम अर्थात नक्षत्रम, देव दानव भूधर आदि, चराचरम जंगम स्थावरात्मकम सकलम जगत। यह जो जंगम स्थावर जड़ चेतन जो सकल जगत है, इस सकल जगत में उन्होंने कुछ दृष्टांत भी ले लिया। ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, देव हैं, दानव हैं, भू है, भूधर इत्यादि। इन सब के निर्माण में सृजतः रचयतः अस्य वर्तमानस्य ब्रह्मणः, इस वर्तमान ब्रह्मा के कल्पादितः कहा कि ग्रहर्क्ष देव दैत्यादि सृजतः अस्य ब्रह्मणः चराचरम सृजतः, चराचरम सकलम सृजतः अस्य ब्रह्मणः वेधसः गताः वर्षाणि अतीतानि कियन्ति वर्षाणि अतीतानि तदुच्यते कृताद्रिवेदा दिव्याब्दा शतघ्ना दिव्याब्दाः। कृतम चत्वारि, कृतम अर्थात सतयुगम। भाई कृत शब्द से हमको 4 संख्या का ग्रहण करना है। क्यों? क्योंकि कृतयुगम, कृतयुगे चत्वारि पदानि वर्तन्ते धर्मस्य, अतः कृत यदा संख्यावाची पदत्वेन प्रयुज्यते तर्हि तस्य तत्कृत इति कथने इति पदेन चत्वारि इति संख्या अस्माभिः अवबोध्या इति भावः। तो कृत यानी 4, और फिर अद्रि, अद्रि पर्वताः 7, पर्वतानां 7 इति संख्या। तो कृत यानी 7, आपका हो गया, कृत हो गया 4, अद्रि हो गया 7, कृत अद्रि और वेद है, वेद हो गया फिर 4। ठीक, कृत 4, अद्रि 7, वेद 4, तो कितना हुआ? 474। चतुस्सप्तत्युत्तर चतुश्शतम इति संख्या खलु तत्र। तो इसमें कह रहे हैं कि कृताद्रिवेदा शतघ्ना, इसको शत से अघ्ना कर दीजिए, शत से गुणा कर दीजिए, यानी कि इसमें 2 शून्य और बढ़ा दीजिए। ठीक, तो जब 2 शून्य और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो हो जाएगा ये गाई दहाई झगड़ा 1000 10,000। तो चतुश्शताधिक सप्तचत्वारिंशत् सहस्राणि। ठीक, चतुश्शताधिक सप्तचत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् सहस्रमिताः दिव्याब्दाः। इतने दिव्य वर्ष बीते ब्रह्मा जी को इन स्थावर जंगम इस सकल जगत के निर्माण में। ठीक है ना? तो अब इसको अगर हम ये जानना चाहें कि ये जो इतना समय लगा ये दिव्य वर्ष में, अगर हम सौर वर्ष में इसको जानना चाहें तो देखिए सौर वर्ष में मैंने एक गणना करके रख रखी है। देखिए ये 47,400 है। तो दिव्य वर्ष जो होता है उस दिव्य वर्ष को हम क्या करते हैं? दिव्य वर्ष में 360 का गुणा कर दीजिए। जब एक, क्योंकि एक दिव्य 360 सौर वर्षों का एक दिव्य वर्ष होता है, तो जब एक दिव्य वर्ष 360 का, तो 47,400 दिव्य वर्ष कितने के? तो 47,400 गुणित 360, तो वो हो गया 1, 70, 64, यानी कि इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़।
तो 64,70,लक्षोत्तर 1 कोटि परिमितम सौरवर्ष प्रमाणात्मकं कालं स्वीकरोति ब्रह्मा अस्य स्थावर जंगमात्मकस्य जगतः निर्माणाय उत्पत्तये इति भावः। यानी कल्प के आरंभ से लेके 1,70,64,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने क्या किया? तो ब्रह्मा जी ने सबकी सृष्टि की। तो अब एक ये बात अगर मान लीजिए, अब है तो ये पुराण की बात संयोग से इसमें आई हुई है, तो जानकारी के लिए जब काल की इतनी बड़ी बड़ी बातें हम कर ही रहे हैं तो इसको भी कोई प्रश्न करे तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई कल्प के आरंभ जो यह मत है, जो मत यह मानता है कि कल्प के आरंभ के बाद से ब्रह्मा जी को समय लगा ये इसमें सृष्टि करने में, तो उसमें कितना समय लगा? तो उनको बोला उन्होंने कि 47,400 दिव्य वर्ष लग गए। और उन दिव्य वर्षों को अगर आप मान लीजिए सौर वर्षों में गणना करें तो 1,70,64,000 सौर वर्ष लगे ब्रह्मा जी को। ये एक मत जो कि सूर्य सिद्धांत में है, सौर मत है ये। और वैसे तो धाता यथा पूर्व कल्पयत है, मानसी सृष्टि है। यह मत जब मानेंगे तो यहाँ चिंतन किया और सारी सृष्टि प्रकट हो गई, तो उसमें कुछ भी समय नहीं लगा। तो वह भी एक मत है। दोनों अलग अलग मत सूर्य सिद्धांत ग्रंथों में चलते हैं। तो सूर्य सिद्धांतकार का जो यह मत था, मैंने इसको उपस्थापित किया। अब आगे की बात, अब देखिए बात जो होगी, तो अब इसको हम इसमें भी टीका में भी देख लीजिए। तो यही कहते हैं कि कल्पारंभ कालतः, कल्पारंभ के समय से 47,400 दिव्य वर्षावधि, 47,400 दिव्य वर्षों तक सृष्टि उपकरणानि संकलय्य, सृष्टि के उपकरणों का संकलन किया है। और ततः परम सृष्टि प्रचालिता ब्रह्मणा इति भावः। कपिलेश्वर क्या कह रहे हैं? उसके बाद सृष्टि चालू हुई, आरंभ हुई। तत्र यतः 360 सौरवर्षे ही एकम दिव्य वर्षम, अतः कल्पादितः सृष्टि कालम यावत सौरवर्षाणि। वही जो मैंने कहा 47,400 × 360 यानी कि 1,70,64,000 सौर वर्ष। ठीक। अत्र कल्पादितः ब्रह्मदिनादितः यावता कालेन सृष्ट्यादि। अब देखिए, ब्रह्म दिन के आरंभ से जितने समय तक यह सृष्टि का क्रम, सृष्टि चली है, तावत् कालांतरमेव कल्पांतात् ब्रह्मदिनानंतरम सृष्ट्यंतम। ठीक। तो यह जो इतने समय तक यह जो सृष्टि आदि का सब। अच्छा, अब एक बात और देखिए, इसमें जो टीकाकार ने कही है, जिसको ये ग्रंथकार ने खाली इंगित किया इस बात को, टीकाकार क्या कह रहे हैं? टीकाकार कहते हैं कि भाई जब रचने में समय लग रहा है तो उसका संहार करने में भी तो समय लगेगा, तो वह समय भी उतना ही है। हालांकि व्यवहार में देखा जाए तो रचने में जितना समय लगता है उतना समय तोड़ने में नहीं लगता है। अभी देखिए ना, एक किसी का घर गिरा दिया, अब राजनीतिक प्रसंग है, लेकिन घर गिराया, वो घर बनने में कितना समय लगा होगा, गिरने में कितना समय लगा। तो संहार में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन टीकाकार ने इस मत को बोला है कि कल्पादितः, कल्प के आरंभ से यानी ब्रह्म दिन के आरंभ से, यावता कालेन सृष्ट्यादि, जितने समय तक सृष्ट्यादि हुई, तावत कालांतरमेव कल्पांतात्, कल्प के अंत से लेकर, कल्प जब अंत हो रहा है उसके कल्पांत के बाद से, यानी दिन कल्प जब समाप्त होगा तब से लेके उतने ही समय फिर लगेंगे ब्रह्मा जी को सृष्टि का अंत करने में। ब्रह्मदिनानंतरम सृष्ट्यंतम इति समकालीनम ब्राह्म सृष्टिकल्पद्वयम आमनन्ति कमलाकर भट्टादयो विबुधाः। अब ये कमलाकर भट्ट कहते हैं। तो कमलाकर भट्ट क्या कह रहे हैं कि भाई कल्प आरंभ हुआ, कल्पारंभ के बाद सृष्टि काल हुआ। अब यह सृष्टि काल जो 1,70,64,000 सौर वर्षों का है, इसके बाद जो है जगत प्रवृत्त हुआ। फिर जब कल्पांत होगा उसके बाद पुनः 1,70,64,000 सौर वर्ष लगेंगे इस सृष्टि का अंत होने में। तो इस बात को कमलाकर भट्ट बोल रहे हैं। परम न तद भास्करादि नाम अभिमतम, लेकिन भास्कर इत्यादि का इदम मतम नास्ति। तेषां मते कल्पादि सृष्ट्यादि कालयोः अभेदात्। भास्कर तो प्राग मतावलंबी,
प्राग्मतावलंबी वर्तते खलु असौ भास्करः। तो धाता यथा पूर्वमकल्पयत् इति सिद्धांतम स्वीकृत्य असौ किं वक्ति कि नहीं, तुरंत वो तो मानसिक सृष्टि है, इधर सोचा और उधर सृष्टि हो गई। तो ये भास्कर कहते हैं तेषा मते कल्पादि सृष्टि कालयोः अभेदात्, उनके मत में कल्पादि और सृष्टि आदि ये दो अलग अलग काल नहीं हैं। तथा च आह भास्कर यतः सृष्टिरेषां दिनादौ है, एषां सृष्टि ही दिनादौ, दिन कल्पारंभे से तेषां समेषां भूतानां सृष्टि ही, और दिनांते लयः, और दिन का जब अंत होगा तो लय हो जाएगा। तेषु सत्स्वेव तच्चार चिंता, इसलिए उसके विषय में जो चिंता करते हैं वह उचित नहीं है। अतो युज्यते कुर्वते ताम पुनर्येप्यसत्स्वेषु तेभ्यो महद्भ्यो नमोस्तु, इसलिए उसके विषय में युज्यते कुर्वते, योजन करते हैं सृष्टि आदि काल का, या वियोजन करते हैं युज्य, अथवा फिर उसको जोड़ते घटाते हैं। तो पुनः ये जो इस प्रकार का काम करते हैं पुनः ये भी असत्स्वेषु तेभ्यो, इस असत में, इस अविद्यमानता में, अरे भाई जब सृष्टि समाप्त हो गई तब आप काल जोड़ते बैठे रहिए, जब दिन कल्प का अंत अवसान हो गया उसके बाद कौन बैठा हुआ है सृष्टि के अंत के कालों की गणना करते हुए। इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार की जो गणना करते हैं उनको बोला उन्होंने कि तेभ्यो महद्भ्यो नमोस्तु, ऐसे महापुरुषों को मैं नमस्कार करता हूँ, वो प्रणम्य है, व्यंग्य किया है। वस्तुतः ब्रह्म दिनांते यानी कि कल्पांते यतः सर्वेषाम अपि भूतानां लयः, ब्रह्म का दिन का जब अंत होगा तो सभी भूतों का लय हो जाएगा। इति तदानीं तेषां चिंता एव का, यदि एकदा लयम् अभूत तर्हि कः तस्मिन् समये चिन्तयितुं तत्र स्थितो भवति भो, कस्यचिदपि सत्ता न विद्यते खलु। तर्हि भास्कर कथनम युक्तमेव, इसलिए भास्कर का जो ये कथन है वह युक्त है। यतः सर्वेषामपि भूतानां लयः इति तदानीं तेषां चिन्ता इति भास्कर, परंतु ब्रह्म सृष्टि कल्पद्वयेपि कालस्य तुल्यत्वान् न केवलं नाम भेदात् वस्तु भेदो भवतीत्यलम्। लेकिन अगर हम इन दोनों चीज़ों को एक मान लें, ब्रह्म और सृष्टि कल्पद्वय को दो मानते हुए भी अगर हम काल उतना ही रखें ना तो ठीक है, काल उतना ही है, उतना ही काल में आप सृष्टि आदि और सृष्टियंत समय मान लीजिए, और इसका सृष्टि के आरंभ प्रवर्तन का भी समय मान लीजिए, ठीक। तो यह बात कहते हैं। फिर कहते हैं जो इतनी बात तो इन्होंने कही कि काल के विषय में, अब ये काल के बाद अब गति की बात आएगी, ठीक। अभी तक हमने काल के परिमाण को समझा, जो स्थूल और सूक्ष्म काल होते हैं। तो सूक्ष्म काल त्रुटि से हमने आरंभ किया, और त्रुटि से होते होते फिर हम प्राण तक आए, और प्राण जो स्थूल काल है वहाँ से आरंभ करके आप कहाँ तक पहुँचे, कल्प तक आ गए, ठीक। अब कल्प के आगे तो जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि कल्प के बाद तो सब खेल ही खत्म है। तो यहाँ तक तो हमने काल की बात की। अब जब हमको काल के स्वरूप का ज्ञान हो गया तब हम किसका ज्ञान करेंगे। इस काल में यह जो दिया हुआ काल, जैसे मैंने कल भी उदाहरण करके से समझाया था, यह जो कल्प का यहाँ से यहाँ तक का कालखंड है, इस कालखंड में प्रत्येक ग्रह गतिमान है। तो प्रत्येक ग्रह जो गतिमान है ना, तो गति करते 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 अपनी कक्षा में प्रत्येक ग्रह घूम रहा है, और सभी घूमते घूमते चक्कर लगाते हैं। तो ये चक्कर लगाते लगाते आज अगर हम पता करना चाहें कि आज इस चक्कर लगाते लगाते आज वह उस कक्षा में कितने राशि अंश कला विकला पर है, इसको हमें जानना होगा, ठीक। इसके लिए हमको क्या करना होगा, ग्रह की गति को जानना होगा, ठीक। तो ग्रह की गति को जानने के लिए, उसकी गणना करने के लिए पहले गति के स्वरूप को समझें हम। तो गति के स्वरूप को बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि ग्रहों में पूर्व गतित्व होता है, प्रत्येक ग्रह पूर्व में गतिमान होता है, ठीक। अब पूर्व में जो ग्रह गतिमान होता है, अब यहाँ एक शंका है। क्या शंका है? उनको तो शंका नहीं है जो सिद्धांत के छात्र हैं, अध्यापक हैं, अध्येता हैं, लेकिन जो नवीन हैं, उत्सुक हैं इस विषय में और अभी अभी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा कदाचित हो कि भैया ग्रह की पूर्व गति तो आपने कही, तो इसका क्या मतलब है?
क्या सूर्य पूर्व की ओर जाता है? अगर ग्रह पूर्वाभिमुखी गति करते हैं, जो कि आगे इन्होंने कहा, तो यदि ग्रहाः पूर्वाभिमुखे प्रवृत्ताः भवन्ति इति अस्यां स्थितौ अस्मिन् सिद्धान्ते तु कथम अयं सूर्यः प्रतिदिनं पूर्वात् उदितः पुनश्च पश्चिमे अस्तंगतः दृश्यते? पूर्व क्षितिजात् आरभ्य उपरि गच्छति पुनश्च पश्चिमे लीनं गमयति, अस्तंगमति। तर्हि अस्तंगमिते पूर्वात् आरभ्य पश्चिमे अस्य प्रवर्तनं खलु अस्यां स्थितौ कथं वक्तुं शक्यते यद् ग्रहाणां पूर्वाभिमुखी गति? जब व्यवहार में हमको ये दिख रहा है कि सूर्य पूर्व क्षितिज से उदित हुआ और ऊपर गया और फिर पश्चिम क्षितिज में जाके अस्त हो गया, तो हमको सूर्य तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो नई बात आपने कही कि ग्रह सूर्य इत्यादि ये पश्चिम से, भाई पूर्वाभिमुखी कहा, पूर्वाभिमुखी गति का क्या मतलब है कि पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं, इसका कैसे भान हुआ? तो वैसे तो जो खगोलीय पिंडों को प्रतिदिन अवलोकन करते हैं उनके लिए ये बात नहीं है, सामान्य व्यक्ति के लिए मैं बताए देता हूँ। देखिए, ग्रह की पूर्वाभिमुखी गति को अगर पकड़ना है आपको, तो आप सिर्फ चंद्रमा को पकड़िए। अगर चंद्रमा का आप सतत अन्वीक्षण कर रहे हैं, प्रतिदिन अगर चंद्रमा को आप देखेंगे, अभी देखिएगा आज एकादशी के दिन आप देखेंगे कि चंद्रमा जहाँ पे है ना, आप देखिएगा कि त्रयोदशी को उससे पूर्व दिशा में होगा चंद्रमा, उतने ही बजे। अभी मान लीजिए अभी तो कक्षा हो रही है, कक्षा के बाद देखिएगा तो आप देखेंगे कि चंद्रमा आज जहाँ पे है ना 9 बजे 9:30 बजे जब कक्षा समाप्त होती है, फिर 2 दिन बाद देखिएगा तो चंद्रमा आपको पूर्व की ओर थोड़ा दिखाई देगा, उतने ही बजे। पूर्णिमा के दिन एकदम पूर्व की ओर आपको दिखाई देता है चंद्रमा, ठीक। तो चंद्रमा क्रमशः शुक्ल पक्ष में कला जैसे जैसे उसकी बढ़ती है, वैसे वैसे उसी निश्चित समय पर आकाश में उसकी आपको स्थिति पूर्व की ओर दिखाई देगी। यह चंद्रमा की स्थिति जो है, प्रतिदिन की जो पूर्व की ओर उसकी स्थिति दिखाई दे रही है ना, वह ही ग्रहों के पूर्वाभिमुख गतित्व को सूचित करती है। अब आप कहेंगे कि भाई अगर ऐसा है तो चंद्रमा तो देखिए उपग्रह है। आप देखिए इस तर्क का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि जब हम प्राच्य खगोल विज्ञान की बात कर रहे हैं ना, खगोल सिद्धांत ज्योतिष की, तो वहाँ दोनों सिद्धांतों को एक साथ मत चलाइए। अभी यहाँ हमारा क्या सिद्धांत है कि सूर्य, वैसे तो ये भी आज का सिद्धांत तो ये भी कहता है कि सूर्य स्थिर है, लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं, प्राचीन सिद्धांत की बात हम पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन सिद्धांत में सूर्य चंद्रमा इन सबको ग्रह माना है और इन सबको सूर्य के चारों ओर गति करता हुआ माना है, पृथ्वी को केंद्र में रखा है। अच्छा, पृथ्वी को केंद्र में क्यों रखे हैं? क्यों भूकेंद्राभिप्रायिक ग्रहों के गति का सिद्धांत स्वीकृत किया आचार्यों ने? कारण क्या है? इसलिए क्योंकि केंद्र में हम ही हैं। केंद्र में हम हैं, इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब यह हुआ कि यह सारा जो चिंतन है खगोलीय ग्रहों की गति का, उनकी स्थिति का, वह कौन कर रहा है चिंतन? मैं ही तो कर रहा हूँ, मनुष्य ही तो कर रहा है। तो यानी पृथ्वीवासी कर रहा है। तो पृथ्वीवासी अपने सापेक्ष सारा चिंतन करेगा कि भाई आज हमको सूर्य यहाँ दिखा है, या मंगल यहाँ दिखा है, कल यहाँ दिखेगा, 10 दिन बाद यहाँ दिखेगा, या 1-2 महीने बाद मंगल हमको यहाँ दिखेगा, शनि आज इस राशि में है, आज से 2.5 वर्ष बाद दूसरी राशि में मुझे दिखेगा, मुझे नहीं दिखेगा। तो ये सारा जो ग्रहों की स्थिति का विवेचन है, चिंतन है, दर्शन है, ये किसके सापेक्ष है? मनुष्य के सापेक्ष है। यानी मनुष्य स्वयं को केंद्र में रख के प्रत्येक ग्रह की गति, स्थिति इत्यादि का अध्ययन कर रहा है। और किस लिए? क्योंकि उन गति का, स्थितियों का इस मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी यहाँ पर भी प्रभाव में भी केंद्र में कौन है? यह मनुष्य ही है। तो चूंकि भौतिक पिंड के सापेक्ष ग्रहों की गति, स्थिति और उनके प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं, इसलिए स्वयं को केंद्र में मानने में कोई बुराई नहीं है, ठीक।
वहाँ केंद्र से मतलब हम ही इसके मूल में हैं। मूल में इसलिए हैं क्योंकि हम ही आधार बनाकर इन सब खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए पृथ्वी को केंद्र में माना, उसको स्थिर माना और सभी ग्रहों को इसके चारों ओर भ्रमणशील माना। तब ऐसी स्थिति में अच्छा, पृथ्वी की गति कैसी है? अगर पृथ्वी में भी गति मान ली जाए तो इस प्रश्न का, जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर आप टिप्पणी में लिखें तो बड़ा मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर मैं कल पृथ्वी की गति के बारे में बात करूँगा। तो अब देखिए, ग्रहों के पूर्व गतित्व की जो मैंने बात की कि ग्रह पूर्व की ओर चलते हैं, इस बात को ये ग्रंथकार कहते हैं, क्या कहते हैं? पश्चात व्रजंतो तिजवान। पश्चात व्रजंतः, पश्चात यानी कि पश्चिम की ओर जाते हुए, पश्चात व्रजंतः यानी कि पश्चिम की ओर जाते हुए। अतिजवात, जव यानी गति, तो अतिजवात यानी कि अत्यंत गतिवशात, अत्यंत गति से पश्चिम की ओर जाते हुए नक्षत्र ही, नक्षत्रों के द्वारा ग्रहाः सततम जीयमानाः, जो ग्रह हैं वो हमेशा जीत लिए जाते हैं। कौन जीत लिया जाता है? ग्रह जीत लिया जाता है। किससे जीत लिया जाता है? नक्षत्र से जीत लिया जाता है। यानी जीता कौन? नक्षत्र। तो पीछे यानी तो जब गति में नक्षत्र जीत गया, यानी नक्षत्र आगे है और ग्रह पीछे है, ग्रह विलंबित हो जाता है। ठीक, तो जीयमाना तू लंबनते, तो वह लंबित हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, लटकते हुए से होते हैं। एक तो यहाँ तक तो ये बात एक कही। तो यहाँ ये जो इतनी बात ग्रंथ श्लोक की है, इसको हमको अलग समझना होगा और आगे की बात को अलग समझना होगा। है तो कहाँ, अब इसको इसके टीका को देख लेते हैं, फिर हम अपनी बात को भी कहेंगे। ग्रहाः सूर्यादयो गगनेचराः, कि जो सूर्यादि गगनेचर हैं वो नक्षत्रैः सह अतिजवात, नक्षत्रों के साथ अतिजवात, प्रवाहानिल जनितातिशय वेगात। अच्छा, तब इसमें एक बात और है। क्या इन्होंने कहा कि अब उसको बनाऊं मैं, ये लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि ये एक बना रखा है मैंने और पीछे भी कुछ हालांकि लिख रखा है, लेकिन अब चलिए उसको मिटाना पड़ेगा, है ना। इस बात को फिर आगे कहेंगे। देखिए, एक इसका बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है भास्कराचार्य ने, कुलाल चक्र भ्रमिवाम गत्या का। उसको कह के पहले अपनी बात कहता हूँ, फिर मैं सिद्धांत में सूर्य सिद्धांत की पंक्तियों को मैं उसको घटाऊंगा। देखिए, एक काम करते हैं हम, एक ये कुलाल का चक्र है। अच्छा, इसके भी पहले कुलाल चक्र की बात कर लेते हैं, फिर आ जाएंगे इस पे। अगर नहीं क्लियर होगी बात तो फिर दोबारा मैं आ जाऊंगा। देखिए, कुलाल का चक्र यानी कुम्हार का चाक, कुलाल यानी कुम्हार जो बर्तन बनाता है। तो कुलाल का जो चक्र है, आप देखिए वो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करता है और उसको चला देता है तो ऐसे ऐसे घूमने लगता है। ठीक, अब उस पर एक, मान लीजिए इस दिशा में ये चक्र घूम रहा है, ठीक, और इसकी गति ऐसी है कि एक चक्कर ये लगाने में 1 सेकंड लेता है। मतलब ये हुआ, यहाँ पे एक मान लीजिए आप, ये इसका सेंटर हो गया, इस कुलाल का केंद्र। इस केंद्र के ठीक सामने यहाँ पे एक पोल, एक स्तंभ गाड़ दीजिए, ठीक, और इस स्तंभ पर कुछ आकृति बना। अब इसको क्यों बनाया मैंने? इसको इसलिए बनाया है कि यह जो कुलाल का चक्र घूमेगा ना, तो इस कुलाल के चक्र के घूमने में यह जो पॉइंट है केंद्र के ठीक सामने, ये जो पॉइंट है ना, ये इसको नाम दे दीजिए, कुछ क बिंदु कर लीजिए, या इसको
अ कर दीजिए, अ बिंदु कर दीजिए। यह जो अ बिंदु है ना, ये अ बिंदु, जब ये कहा हमने कि कुलाल का चक्र घूम रहा है और 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करता है, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस कुलाल पर जितने भी पॉइंट होंगे, हम बिंदु बना लेते हैं, मैंने एक पॉइंट बना लिया अ। अब ये अ पॉइंट इसके सामने, स्तंभ पर बने इस चित्र के सामने फिर कितने देर में आएगा? 1 मिनट में आ जाएगा, क्योंकि यह संपूर्ण परिभ्रमण 1 मिनट का होता है। तो यह जो इस प्रकार से घूमते घूमते यह बिंदु ऐसे घूमते घूमते 1 मिनट में फिर इसके सामने आ जाएगा ना, ठीक। अब एक दूसरा, अब लीजिए हम क्या करेंगे कि यहाँ तो यानी इस कुलाल के चक्र का भ्रमण दर जो है, रोटेशन जो रेट है वो है 1 सेकंड, मान लीजिए 1 सेकंड मान लीजिए प्रति भ्रमण इस कुलाल चक्र का। और ये मान लीजिए कि यह कुलाल चक्र ये पूर्व दिशा मान लीजिए और इसे पश्चिम दिशा मान लीजिए। तो यह कुलाल चक्र पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण कर रहा है। तो जब भ्रमण का हमने क्या बताया कि भ्रमण की गति क्या है, तो 1 सेकंड प्रति भ्रमण। तो इसका मतलब ये हुआ, यह जो अ बिंदु है ना इस कुलाल पर, यह अ बिंदु 1 मिनट बाद यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा। अब मान लीजिए हम 10 बजे हमने इसको घुमाया, तो 10 बजे जब इसे घुमाएंगे तो 10:01 पर ये अ बिंदु 1 चक्कर लगा के फिर यहाँ आ जाएगा ना, ठीक। अब उन्होंने ये कहा कि अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम एक इस कुलाल चक्र में एक चींटी को बैठा देंगे, ठीक। और वह जो चींटी है ना, वो चींटी जिधर कुलाल चल रहा है, जिस दिशा में, उसका ठीक विपरीत दिशा में चींटी को चलाइए। ऐसा रखिए चींटी को कि उधर ना भागे, वो इधर की ओर भागे। तो मान लीजिए यहाँ एक चींटी है इस बिंदु पर, तो ये चींटी, इसकी गति किधर है? इसकी गति इधर है, ठीक, इस दिशा में इस चींटी की गति। तो अब एक बात बताइए कि क्या इस चींटी की भी गति कुलाल की गति के बराबर होगी? वो तो नहीं संभव है, क्योंकि चींटी को इस कुलाल का पूरा 1 चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा, उतना चक्कर में तो कुलाल के उतने देर में कुलाल के बहुत सारे चक्कर हो जाएंगे। अब मान लीजिए, हम उसको उदाहरण से ले लें कि मान लीजिए कि यह चींटी 10 सेकंड, चींटी का चक्कर लगाने का रेट क्या है? 10 सेकंड प्रति भ्रमण, ठीक। चींटी 10 सेकंड के प्रति भ्रमण से, अच्छा, तो चींटी जो चल रही है वो किधर चल रही है? यह कुलाल, और चींटी पश्चिम से ये पूर्व की ओर आ रही है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो अब यहाँ 2 गतियाँ देखिए एक साथ हैं। एक गति है कुलाल की, जो कि पश्चिम अभिमुख भ्रमण हो रहा है, और दूसरी गति किसकी है? इस चींटी की है, जो कि इस चाक पर बैठी है और उल्टी दिशा में चल रही है। लेकिन इसमें 2 बातें हुई हैं। क्या 2 बातें हुई हैं? बात ये हुई है कि जितने देर में 1 सेकंड में, मैंने बोला कि यह कुलाल पूरा 1 चक्कर लगा लेगा, तो इस 1 सेकंड में जबकि अ बिंदु इसके सामने आता, इस चित्र के स्तंभ में स्थित चित्र के सामने आता है, उतने देर में यह चींटी भी तो चलेगी। भाई ये पूरा चलने में 10 सेकंड लगा रही है, तो 1 सेकंड में मान लीजिए ये यहाँ पहुँच गई है। जितने देर में यह कुलाल का चक्कर हुआ, उतने देर में यहाँ आया, उतने देर में इस 1 सेकंड में ये चींटी यहाँ से यहाँ तक आ गई। आगे की नहीं आ गई? तब 10:01 पर तो यह बिंदु इसके सामने आ जाएगा। शुरुआत जब हुई थी, ध्यान दीजिए इस बात को, जब हमने कुलाल इस चक्र को घुमाया था, उस समय चींटी भी यहीं थी और यह बिंदु भी यहीं था, ठीक।
और दोनों जब जब चक्र घूमेगा तो उस पर स्थित चींटी भी घूमेगी अवश्य घूमेगी, वो चाह नहीं रही है लेकिन घूमेगी, क्योंकि वो चक्का घूम रहा है। तो चक्का तो यह बिंदु यहाँ से जो चला 1 सेकंड में यहाँ आ गया, इसलिए 10 बजे दोनों की पोजीशन इसके ठीक सामने थी। लेकिन 10 बज के 1 सेकंड पे क्या हुआ, यह चक्र तो घूम के यहाँ आ गया, यानी कि यह अ बिंदु फिर इसके सामने आ गया। लेकिन चींटी उतने देर में, जितने देर में ये कुलाल घूमा था, चक्र घूमा था, उतने देर में यह चींटी अपनी गति से पूर्व की ओर 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ खिसक गई है। यानी ये इसकी इस वृत्त पर अगर हम गति पर स्थिति निकालेंगे तो यानी यहाँ है कुछ, ठीक। यानी कि जब ये चक्का थोड़ा और घूमे, यानी ये जब यहाँ जाएगा तब नहीं ये इसके सामने आएगी चींटी। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है, हैं? बात समझ में आ रही है भाई? जब ये यहाँ से यह बिंदु एक और बिंदु इसके सामने आ रहा है 1 सेकंड में, तो 10 बज के 1 सेकंड पे ये फिर दोबारा आ गया। अब जब तक मैं ये यहाँ आया उतने देर में चींटी तो यहाँ थी। अब यह चक्का घूमेगा, उसके बल से, इसके घूमने के बल से ये चींटी फिर यहाँ आएगी। उतने देर में यह अ बिंदु तो यहाँ कहीं पहुँच जाएगा ना, यहाँ कहीं पहुँच जाएगा वो तो। तब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 10 बज के 1 सेकंड पे तो अ बिंदु आ जाएगा, लेकिन ये चींटी 10 बज के 1 सेकंड पे अब दोबारा यहाँ नहीं आएगी, बल्कि उसको 1 सेकंड और 15 प्रति सेकंड और मान लीजिए। चींटी को कितना टाइम लगेगा? चींटी को लग जाएगा 10 मिनट 1 सेकंड और 15 प्रति सेकंड, ये मान लीजिए लगता है। यानी 15 प्रति सेकंड चींटी लेट है, इसे ही बोला विलंबित। अब इस बात को हम ग्रह और नक्षत्र पे घटावें, जो ये श्लोक कहता है। श्लोक कहता है कि भाई ग्रह जो हैं वो 2 बातें कही। एक तो ये कहा कि सभी ग्रह प्रवाहानिल जनितातिशय वेग से पश्चिमाभिमुख भ्रमण में प्रवृत्त हैं, ठीक। इसका क्या मतलब है? देखिए, एक प्रवाह नामक वायु होती है। भूमेर बहिर्द्वादश योजनानि, भूमि से 12 से आगे 12 योजन तक तो भूवायु है, और उसका आवह नाम है। और उस आवह के बाद ऊपर 12 योजन के ऊपर जो वायु चलती है उसको बोलते हैं, उसकी क्या संज्ञा है? उसकी प्रवाह संज्ञा है, ठीक। और यह जो प्रवाह संज्ञक वायु है ना, ये इस भूवायु से भिन्न है, भूवायु जैसी नहीं है। इसको आप भूवायु जैसी मत समझिएगा। यानी कि जो इंटरस्टेलर जो एटमॉस्फियर है और वहाँ जो वायु की स्थिति है वो आपके पृथ्वी की वायु से भिन्न है। और ये कह रहे हैं कि वहाँ जो वायु चल रही है वह है प्रवाह नामक वायु। और वह प्रवाह नामक वायु की खासियत क्या है? उसकी खासियत ये है कि उसमें जो कुछ भी जाता है खगोलीय पिंड, उस प्रवाह वायु के क्षेत्र में जो भी खगोलीय पिंड रहेगा वो सब का सब, वह खगोलीय पिंड चाहे या चाहे मत चाहे, चूंकि वह उस वायु में है, प्रवाह वायु में स्थित है, इसलिए वो सभी के सभी पश्चिमाभिमुख में भ्रमण में प्रवृत्त हो जाएंगे। और वह गति ऐसी होगी कि 24 घंटे में एक चक्कर लगेगा। 24 घंटे में प्रवाह वायु का एक चक्कर लग जाता है, ठीक। अब ये प्रवाह वायु की बात क्यों आई? देखिए, जब मैंने उदाहरण एक शुरू में लिया था ग्रहों के पूर्व गतित्व में सूर्य का, उसी को फिर दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि इदम वयम जानीमः यत् प्रतिदिनम अयम सूर्यः एकांशं यावत् प्रायः चलति सरति स्वकक्षायाम्। एकांशं यावत् यदा सूर्यः सरति चेत् चिन्तयतु इदं मम क्षितिजवृत्तम्।
अस्मिन् क्षितिजवृत्ते यदा उपरि सूर्यः आगच्छति तर्हि एकांशं क्षितिजात् एकांशम् अस्य कोणः एवं निर्मितं भवति। 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश, 7 अंश, 8 अंश और यहाँ पे आके 90 अंश। इस क्षितिज से जब ऊपर सूर्य उठा ऐसे ये यहाँ आया, इस जगह पे आया, तभी ना आपको मध्याह्न होता है और फिर ऐसे होते होते यहाँ आके क्षितिज से नीचे चला जाता है। तो यहाँ से सूर्य को उठने के बाद ऐसे ऊपर होते 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 उसको यहाँ पे क्षितिज में और सूर्य में 90 अंश का अंतर बनता है और यही अंतर यहाँ पे धीरे धीरे कम होता रहता है। तो प्रतिदिन जब सूर्य 1 अंश ही चलता है तो यहाँ से लेके इस क्षितिज के पूर्व क्षितिज से लेके पश्चिम क्षितिज तक तो 180 अंश होते हैं भाई। आधा वृत्त है ना ये, यहाँ से यहाँ तक आधा वृत्त, ये आधा वृत्त नीचे क्षितिज से, तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 अंश, फिर ये 90 अंश। यहाँ से सूर्योदय से लेके यहाँ मध्य में मध्याह्न और फिर मध्याह्न से सूर्यास्त, तो यह जो 90 अंश और 90 अंश 180 अंश हुए। और सूर्य अगर एक दिन में 1 अंश चलता है तब तो 180 अंश चलने कंप्लीट करने में उसको 180 दिन लगेंगे। यानी जो सूर्य मेरे क्षितिज पर दिखा है वो मुझे 180 अंश दिन तक दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य एक दिन में 1 अंश चलता है। तो जब रवे एकांश भोगकालः खलु एकं सौरं दिनं तर्हि अस्यां स्थितौ यदि रविः एकमेव अंशं भुनक्ति एकेन दिनेन तर्हि 80 दिनैः तस्य दिनं यावत् दिनानि यावत् अस्य सूर्यस्य दर्शनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। किन्तु व्यवहारे इदं न भवति। व्यवहार में तो ऐसा होता नहीं है कि भाई हम सूर्य को 180 अंश तक यानी 180 दिन तक देखते हैं। अरे वो तो 12 घंटे के बाद ही अस्त हो जाता है। तो यह जो अस्त हुआ सूर्य की तो अपनी गति 1 अंश है अपनी कक्षा में। फिर ये जो सूर्य का उदय और अस्त बार बार प्रतिदिन हो रहा है, इसमें कारण क्या है? तब इसमें कारण होगा प्रवाह नामक वायु। यह प्रवाह नामक जो वायु है ये ऐसा एटमॉस्फियर है, ऐसा इंटरस्टेलर एटमॉस्फियर है। भूमि मान लीजिए यहाँ भूमि है, भूमि से 12 योजन तक मान लीजिए ये भूवायु है और भूवायु से ऊपर ये प्रवाह नामक वायु है। इसी में सभी के सभी पृथ्वी के चारों ओर, माने पृथ्वी अभी जब हो यहाँ से यहाँ तक ऊपर का मतलब ये नहीं समझिएगा कि इधर नहीं है। अरे इधर भी भूवायु जहाँ समाप्त हुई उसके 12 योजन, इधर भी जहाँ भूवायु समाप्त हुई उसके नीचे 12 योजन। तो ये संपूर्ण भूवायु जहाँ समाप्त हो रही है उसके बाद प्रवाह नामक वायु है। तो यह जो प्रवाह नामक वायु का सिस्टम है इसमें सभी ग्रह हैं और सभी ग्रह मान लीजिए ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ऐसा मान लीजिए, ठीक। और ये सूर्य को कल्पना कीजिए, सूर्य अपनी कक्षा में यहाँ भूवायु से ऊपर प्रवाह वायु में यहाँ पे है। तो यह सूर्य प्रवाह वायु में चूंकि स्थित है इसलिए अच्छा प्रवाह वायु की मैंने क्या बोला है, उसकी गति है। क्या गति है? 24 घंटा पर रिवॉल्यूशन, एक भ्रमण 24 घंटे में करवा देती है। जो भी उसके क्षेत्र में आएगा उसको एक उठा के एक दिन में पूरा एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर उसका लगवा देगी। तो इसलिए यह जो सूर्य इत्यादि सभी ग्रह इसके सीमा में आते हैं इस प्रवाह वायु के, इसलिए सभी को वो ऐसे घुमा के और पश्चिमाभिमुख घुमाती है। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो ऐसे तो ग्रह जाएंगे पश्चिम से पूर्व, लेकिन प्रवाह वायु में स्थित जो ग्रह होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे घुमा दिए जाते हैं। और कैसे घुमाए जाते हैं? इतनी गति से घुमाए जाते हैं कि सभी ग्रहों का एक दिन में दर्शन हो जाए। तब जब यह गति हो जाएगी ना, तब उसमें क्या होगा? सूर्य इस ध्यान दीजिएगा, इस चींटी की भांति अपनी गति से तो 1 अंश चल रहा है, लेकिन वह प्रवाह वायु में सभी ग्रहों के साथ प्रवाह वायु से प्रेरित होने के कारण ग्रहों और यहाँ तक कि नक्षत्र ये सब के सब 24 घंटे में पश्चिमाभिमुख भ्रमण में प्रवृत्त करा दिए जाएंगे। तो वही सूर्य जो कि यद्यपि 1 अंश ही अपने, तो अब ये पूर्व दिशा ये है, तो अब पश्चिम दिशा ये है, तो अब सूर्य वास्तव में सूर्य की गति क्या होगी? 1 अंश नीचे। लेकिन चूंकि यह ऐसे जगह पे है जहां प्रवाह नामक वायु है, तो वह प्रवाह नामक वायु क्या करेगी? इस संपूर्ण सोलर सिस्टम को 24 घंटे में ऐसे घुमा देगी। जब घुमा देगी तो आपको
सभी ग्रहों का, सूर्य का भी दर्शन होगा। तो यह जो सूर्यास्त, सूर्योदय इत्यादि आपको दिख रहा है, उसमें सूर्य की गति नहीं बल्कि प्रवाह वायु की गति कारण है। ये मेरे कहने का मतलब है। मुझे लगता है बात आपके समझ में आ गई होगी। दोबारा कह देता हूँ कि भूवायु के ऊपर जो प्रवाह नामक वायु है, उस प्रवाह नामक वायु में सभी ग्रह और नक्षत्र हैं, और ये सभी के सभी बहुत तेज से प्रवाह वायु के द्वारा प्रेरित हो रहे हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर फेंके जा रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, सभी ग्रह 24 घंटे में घूम के फिर उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। आपके क्षितिज पे जो सूर्य दिखा वो फिर 24 घंटे बाद आपके क्षितिज पे दिख जाएगा। इसमें सूर्य की गति नहीं है, सूर्य की तो गति 1 अंश प्रतिदिन पूर्व की ओर है, लेकिन चूंकि वह प्रवाह वायु में, वह सोलर सिस्टम प्रवाह वायु में है, इसलिए वो सभी के सभी प्रवाह वायु द्वारा 24 घंटे में एक रेवोल्यूशन करा लिए जाते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। उसी प्रवाह वायु की बात यहाँ पर है। तो 5 मिनट में और कह के फिर आज इसको समाप्त करते हैं, और इसका फिर कल इस पे बात होगी। तो अब फिर उसी पर आ जाइए। अच्छा, वो चींटी वाली बात ही थी ना, अभी हम लोग अभी गति में ही भ्रमण कर रहे हैं। तो मतलब मैंने ये कहा आपसे कि ऐसे सूर्य की, तो अब देख लीजिए, यही अब ये मान लीजिए आपका क्षितिज है, अभी इसको कुलाल चक्र भूल जाइए, अभी एक क्षितिज है आपका। ठीक, ये क्षितिज है, इस क्षितिज के ऊपर सूर्य जब आएगा तो आपको सूर्य दिखेगा। तो यह सूर्य मान लीजिए ये है। अब ये सूर्य प्रवाह वायु, अब ये कुलाल चक्र की जो गति दी हमने, कुम्हार के चाक को जो घुमाया, वह कौन सी गति है, वह खगोल के परिप्रेक्ष्य में प्रवाह वायु की गति हो जाएगी। ठीक, तो प्रवाह वायु की गति के हिसाब से जिस प्रकार से 24 घंटे में एक चक्कर हो जाता है, तो मान लीजिए ये 24 घंटे में एक चक्कर हो गया। तो यानी यह बिंदु, यहाँ सूर्य है, यहाँ एक मान लीजिए तारा है, एक नक्षत्र है। अब सूर्य के साथ तारा नक्षत्र तो दिखेगा नहीं, तब उदाहरण किसका लिया जाएगा, ऐसे का लिया जाए, ऐसे खगोलीय पिंड के का जिसमें नक्षत्र भी दिखाई दे। वह कौन है, चंद्रमा है। इसलिए उदाहरण किसका लेंगे, चंद्रमा का देंगे। तो अब हम चंद्रमा से ले लेते हैं। देखिए, रात में हम देखें और हमको कोई चंद्रमा के साथ मान लीजिए कोई तारा क्षितिज पर, पश्चिम क्षितिज में हमको दिखता है। ठीक, मान लीजिए एक उदाहरण मान लीजिए कि अश्विनी दिखा, कि चंद्रमा हमको यहाँ दिखा, अश्विनी नक्षत्र हमको यहाँ दिखा, और ये टाइम था रात में 10 बजे। ठीक है, तो अगले दिन फिर क्या होगा कि 10 बजे यह अश्विनी नक्षत्र पुनः आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन चंद्रमा अपनी क्यों दिखाई दे जाएगा, क्योंकि अश्विनी तो नक्षत्र है, नक्षत्र नक्षरंती थी नक्षत्र, उनमें कोई गति नहीं है, यानी वो जड़े हुए से हैं। मोती मान लीजिए ये चक्र है, इस चक्र में जैसे मोती जड़ दीजिए 27, तो वही मोती जो जड़े हुए हैं उनमें तो कोई गति होगी नहीं, वही जो जड़े हुए मोती हैं वही नक्षत्र हैं। तो ये अश्विनी नक्षत्र मान लीजिए। अब ये अश्विनी नक्षत्र 24 घंटे में प्रवाह वायु के द्वारा घुमाए जाने के कारण 10 बजे आपको रात में दिखा था, वो फिर रात में 10 बजे आपको पश्चिम, अब यहाँ पे ये पश्चिम क्षितिज मान लीजिए, ये पश्चिम क्षितिज में आपको दिख जाएगा। लेकिन जो चंद्रमा कल आपको आज रात में 10 बजे अश्विनी नक्षत्र में दिखा, कल ठीक 10 बजे यह तारा तो यही दिखेगा, लेकिन चंद्रमा पूर्व की ओर खिसक चुका रहेगा। तब इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा पीछे हो गया रेस में। नक्षत्रेण जीयमानः, अश्विनी नक्षत्रेण जीयमानः चंद्रः अभूत। चंद्रमा पीछे हो गया नक्षत्र से रेस में, नक्षत्र के द्वारा चंद्रमा जीत लिया गया। इसलिए वो कुछ क्यों, क्योंकि वो कुछ लंबित हो जाता है। ये देखिए लंबित हो गया, लटक गया, यानी पूर्व की ओर लंबित हो गया। इसी पूर्व की ओर प्रतिदिन लंबित होता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि भाई यह एक ऐसा पिंड है जो प्रतिदिन तो 10 बजे दिख जा रहा है, लेकिन ये महाराज प्रतिदिन उसी टाइम पर नहीं दिख रहे हैं। यानी इनमें कुछ खुराफात है चींटी के तरीके से, कि ये अपनी भी गति इनकी है कुछ, जिसके कारण ये बार बार पीछे हो जा रहे हैं। क्योंकि अगर दोनों यहाँ जड़े होते, स्थित होते, तब तो जटित होते, तब तो चक्र घूमा तो 10 बजे ये और अश्विनी दिखा तो चंद्रमा भी दिख जाना चाहिए अगले दिन 10 बजे, लेकिन नहीं दिख रहा है चंद्रमा। क्यों? क्योंकि यह तो जटित है, लेकिन यह गतिमान है। और गतिमान कैसा? पूर्व दिशा की ओर गतिमान है। ये भी नहीं कि पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर गतिमान है। तो ये
अब यहाँ इसको पूर्व मान लीजिए, यहाँ पश्चिम मान लीजिए, तो ये पूर्व दिशा की ओर चंद्रमा गतिमान है, तो आपको 10 बजे अश्विनी तो दिख जाएगा, लेकिन चूंकि ये लटक चुका है चंद्रमा, इसलिए इसको क्षितिज में ऊपर आने में समय लगेगा। कितना लगेगा इसको आप टिप्पणी में लिखिए, नहीं तो फिर कल इस पे चर्चा होगी। तो अभी आज जो बात हुई वो खाली इतनी हुई कि पश्चात वजंतो तिजवान नक्षत्र ही सतंग्रह जीयमानास्तु लंबन्ते, कि ग्रहाः सूर्यादयो ये गगने चराः ते नक्षत्र ही सह अतिजवात, नक्षत्रों के साथ वो अत्यंत वेग से, कौन सा वेग कहा, तो कहा प्रवाहानिल जनितातिशय वेगात, प्रवाह वायु से उत्पन्न जो अतिशय वेग है उससे पश्चात पश्चिमाभिमुखम सततम नित्यम व्रजन्तः गच्छन्तः जीयमानाः नक्षत्रैः पराजिताः इव स्वमार्गगाः लंबन्ते। अब वो लंबन्ते फिर आगे की बात फिर अब कल कहेंगे। तो अद्य पुनः यद उदाहरणं दृष्टान्तम् अनेन सूर्यसिद्धान्तकारेण कपिलेश्वरेण यत् आलेखि तद्विषयेपि चर्चा श्वः एव भविष्यति। अनेन अवसीयते। नमो नमः, सर्वेभ्यो धन्यवादाः, प्रणामाः। अब उसको बंद कर दो, रुको मैं बताता हूँ कहाँ गया।